तो कहाँ तक चले थे हम? इसका फोटो ड्रॉ कर लिया है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। क्लास 9 बायोलॉजी, है ना। कितना तारीख है? 20/4/24। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? सेल में क्या होता है? कोशिका। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग थिंग्स का, है ना। तो कल बता दिए थे हम सेल के बारे में, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बता दिए थे। मैं भी कल बताया था कि सेल की जनरली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस, है ना, नाभिक। कौन है? न्यूक्लियस माने नाभिक। सेल मेम्ब्रेन लिख रहे दो, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहे दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं इसे। देखो, each cell is bonded by, बॉन्डेड मतलब घिरा होना। बॉन्डेड क्या होता है? घिरा होना। Each cell is bonded by and extremely delicate, इस सेल इज बॉन्डेड बाय एक्सट्रीमली मैंने बाहरी से, है ना, बाहर से। एक्सट्रीमली डेलिकेट मैंने नहीं जानते हो तो लिख लो बेटा, नाजुक। क्या होता है? नाजुक। डेलिकेट कॉमा थीन, कॉमा इलास्टिक मतलब लचीला। में क्या होता है? लचीला। फिर में क्या होता है? पतला। फिर में क्या होता है? पतला, है ना। इलास्टिक। लिविंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थिन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जब बताया कोई भी सेल बाहर से एक पतला नाजुक लचीला चीज से घिरा हुआ होता है, उस पार्ट से जिसे घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका थिकनेस, जब सेल ही हमारे खुली आंखों से नहीं दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। ये 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग से भी ज़्यादा इसका कम मोटाई, अधिक ज़्यादा पतला होता है, समझ गए ना। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा कहता है। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ सेल वॉल। तो ये जो देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल के ऊपर होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में इसके ऊपर सेल वॉल होता है ना। सेल वॉल इससे ऊपर होता है, इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन होता है। और मैं पहले बता चुका हूँ, सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। कैसा पार्ट है? लेकिन सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट है ना। लिविंग पार्ट समझते हो? जैसे कि देखो इधर हमारा बाल है, बाल देख रहे हो? लिविंग है, नॉन लिविंग है। कि बाल में अगर कैंची लगाएंगे हम लोग, या सभी लोग जाता है बार्बर के पास, है ना, नाई के पास, और बाल आसानी से काट लेता है। वो जहाँ लाता है कैंची और आराम से बाल को क्या कर देता है, और हमको कोई दर्द। लेकिन अगर हाथ कटवाने जाए तो दर्द करेगा ना। तो हाथ मेरा लिविंग थिंग है ना। और ये तुम्हारा बाल क्या है? नाखून का अगला पार्ट क्या है? नॉन लिविंग है। उसी तरह सेल जो बाल होता है ना प्लांट में, वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो दिक्कत, सेल मेम्ब्रेन को अगर कुल्हाड़ी मारोगे सेल बाल को तो कोई फर्क पेड़ को नहीं पड़ेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पे अगर कुल्हाड़ी मारोगे तो सेल को भी फर्क पड़ता है ना। एक भारत के वैज्ञानिक थे, जैसे पहले लगता था ना, पहले लोगों को लगता था कि आदमी को दर्द होता है ना, आदमी को अगर मारते हैं तो दर्द होता है, कुछ करता है तो दर्द होता है। पेड़ पौधे को नहीं होता है। पेड़ पौधा अगर हम आरी से काटने जाए या कुल्हाड़ी से काटने जाए तो रोता नहीं है,
और आदमी को कुछ काटेंगे तो रोने लग जाता है, इससे पता चलता है कि आदमी को दर्द होता है। लेकिन पहले लोगों का विश्वास था कि पेड़ पौधे को दर्द, इसको साबित किए थे भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र है ना, इंग्लिश में लिखेंगे तो जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। उसने पहली बार बताया था, उसने एक मशीन का इस्तेमाल किया था, शायद क्रेस्कोग्राफ, बड़ी उसने दिखाया था कि जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें भी वो भी रोता है ना। और उसका क्रंदन जो है एक मशीन के द्वारा दिखाया था और साबित किया था कि पेड़ पौधों को भी अगर हम काटते हैं तो उसमें वो भी रोता है। लेकिन ऊपरी का जो सेल बाल है, नन लिविंग थिंग पोर्शन करेंगे तो नहीं रोएगा, लिविंग थिंग का बाल से लिविंग पोर्शन को काटेंगे तब वो भी रोएगा और आदमी भी। तो अब देखो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिखो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन में कार्य, सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या काम है, आगे बढ़ाओ। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या काम है देखो, पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। सबसे पहले इट गिव्स द डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। जैसे कि अभी देखो मेरा हाथ है, एक अपना हाथ का एक निश्चित आकार है, इसलिए सेल का एक निश्चित आकार देने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल का एक डिफरेंट शेप साइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उसको कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, उसको कोशिकांग। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा मैं कल बताया था गोल्गी बॉडीज, आगे पढ़ेंगे, गोल्गी अपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर रहते हैं। तो इसको बचाने का काम कौन करता है, सुरक्षा कर कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या है, इट रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। मैं तुमको कल भी बताया था, इस सेल मेम्ब्रेन को क्वेश्चन पूछेगा तुमको, भाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, काहे कि ये एक प्रकार का गार्ड, जैसे गार्ड होता है ना किसी गेट के आगे, किसको जाना है किसको आना है, वो रेगुलेट करता है। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर कौन जाएगा क्या जाएगा, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो ये लिखा है, इट कैन रेगुलेट्स, नियंत्रित करता है सेल के अंदर कौन जाएगा, सेल के बाहर कौन जाएगा। 14, इट कैन इंटरलाइज सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग द एक्सटेंडिंग अराउंड हिम। दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल्स, है ना। इंटरलाइज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग एंड एक्सटेंडिंग अराउंड देम। देखो अपने को फोल्ड करके या बढ़ाकर किसी मटेरियल को रिसीव करता है या निकालने का काम करता है सेल। चौथा, पांचवा काम है इसमें, एनिमल सेल इट इन्वॉल्व इन एडहेशन। एडहेशन मतलब चिपकना, क्या होता है। देखो हम लोग को जो गोंद इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये भी दो प्रकार का गोंद होता है, बार बार पढ़ाओ, एडहेसिव गम्स, एडहेसिव गम्स, है ना। हम लोग गोंद इस्तेमाल करते हैं ना चिपकाने के लिए, चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो गम, ये जो गोंद होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एडहेसिव गम्स और कोहेसिव गम्स, याद रहेगा। अच्छा, एडहेसिव गम्स और कोहेसिव गम्स में क्या अंतर है। एक नाम सुना, फेविकॉल का नाम सुना है बेटा, फेवी नाम सुना है कि नहीं सुना है तुम लोग, फेविकॉल का नाम सुना है। फेविकॉल एडहेसिव गम्स है कि कोहेसिव गम्स है, गम्स में गोंद होता है, बोलिए। फेविकॉल एडहेसिव गम्स है या कोहेसिव गम्स है, कोहेसिव गम्स है। कैसा गम्स है, अब कोहेसिव गम्स है तो क्यों गम्स है, कोहेसिव गम्स कहलाते हैं। उस गम को कोहेसिव गम्स क्यों कहते हैं, क्या सुनो कि क्यों कहते हैं कोहेसिव गम्स, कुछ पते नहीं है, गोंद इस्तेमाल करते हो। देखो फेविकॉल क्या करता है, लकड़ी को लकड़ी से साटता है, तो लकड़ी का मॉलिक्यूल और इस लकड़ी का मॉलिक्यूल सेम होता है, तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल को जो चिपकाता है उसे हम कोहेसिव गम्स कहते हैं। लेकिन ये 5 रुपये वाले जो गोंद है, जानते हो ना, दीवार पे पेपर चिपका देते हैं, लकड़ी पे पेपर चिपका देते हैं गोंद लगा के, ये चिपकाते हैं क्या। लकड़ी का मॉलिक्यूल्स कुछ और पेपर का कोई मॉलिक्यूल्स कुछ और, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन चिपका देता है, वो एडहेसिव गम्स कहलाता है। प्लास्टिक से प्लास्टिक को चिपकाता है ना, तो कोहेसिव हो जाएगा, समझ रहे ना। जब सेम मॉलिक्यूल्स को जोड़े, सेम मॉलिक्यूल्स को चिपकाए, उसे कहते हैं कोहेसिव गम्स। और जो अलग मॉलिक्यूल्स को बीच को भी सटा दे, चिपक जाए, उसे एडहेसिव गम्स कहते हैं। मुझे समझ में आ गया। तो फेविकॉल कोहेसिव गम्स है, और ये तुम्हारा जो फेविक्विक बोल रहे हैं ना, वो भी प्रकार कोहेसिव गम्स है। प्लास्टिक से प्लास्टिक को ही चिपकाएगा वो, प्लास्टिक से आइटा को चिपकाना हो तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो चिपकाना आइटा चिपकाना हो ना, है ना, तो दीवार सीमेंट बेकार लगाएंगे आएंगे, है ना। प्लास्टिक में आइटा फेविकॉल लगा के
वजह फेविकॉल का फैक्ट्री हमको लगाना पड़ेगा आयरन लगाने के लिए। तो सब क्या है, तो ये अलग तुमको नॉलेज दे दिया मैं एडहेसिव गम्स और कोहेसिव गम्स के बारे में। समझ में आया, गम मने गोंद, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट है, इसलिए मैं इतना दूर चला गया। इन एनिमल्स द हीट इन्वॉल्व एंड एडहेशन, जानवरों में ये एडहेशन चिपकाने में मदद करता है, रिकॉग्निशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, और बहुत सारे वेसिकल्स कुछ उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सिलिया, फ्लैगेला, माइक्रोविली, ये सब के क्या होगा बनाने में भी सेल मेम्ब्रेन मदद करते हैं। इतना काम है, समझ में आ गया। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन बना क्या चीज़ से होता है, बाद में लिखाएंगे, पहले लिखो फंक्शन ऑफ सेल, लिखो इट गिव्स ए डिफरेंट शेप ऑफ द सेल, इट गिव्स ए डिफरेंट शेप ऑफ द सेल, डिफरेंट निश्चित बेटा, इट गिव ए डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। दूसरा, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, it provide protection to the internal contents। अच्छा लिखो, it provide protection to internal organelles, लिखो इंटरनल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल का स्पेलिंग नहीं आता तुमको, लिखेंगे ORGANELLS, इंटरनल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। It provides protection to the internal organs of the cell। तीसरा, it regulates the entry and exit, it regulate नियंत्रित करना, it regulate the entry and exit, it regulate the entry and exit of the substances within the cell, अगला पॉइंट देख लिखो, अगला भी हो गया, फंक्शन ऑफ सेल तीन को काफी है। अगला पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट इसमें और लिख दो, लिखो इन एनिमल सेल, comma cell membrane involved in animal cell, cell membrane involved माने सम्मिलित होना, involved in formation of vesicles, cilia, CILLIA, cilia, flagella, 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 माइक्रोविली, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है बेटा, ATC, ये सब को बनाने में भी सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिख दिया। अगला पॉइंट देख लिखो, अगला पॉइंट देख लो, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड बने फैट बेटा, लिपिड बने फैट का नाम सुना है? फैट एक प्रकार न्यूट्रिएंट्स है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलते हैं, होता है ना, वही लिपिड्स, टू लेयर ऑफ लिपिड विथ टू लेयर ऑफ फैट मोलिकुल्स, टू लेयर ऑफ लिपिड लिखा ना, टू लेयर ऑफ लिपिड, अब ब्रैकेट में लिखो फैट, वो कर दो उसको, टू लेयर ऑफ लिपिड ब्रैकेट में फैट मोलिकुल्स विथ प्रोटीन मोलिकुल्स।
माने इससे बना होता है। अगला और पॉइंट देख लिखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली चुन किसको भेजना है किसको ना भेजना है चुन कर भेजता है, समझ गए ना? नहीं समझा? किसी को भी अंदर जाने नहीं देता है जी, इसलिए इससे वर्ड इस्तेमाल हुआ सिलेक्टिवली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, PERMEABLE परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, सेल वॉल। सेल वॉल देखो, सबसे पहले सेल वॉल में पहला लिखो, सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल। सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल, फाउंड इन प्लांट सेल। दूसरा पार्ट लिखो, इट इज नॉन लिविंग, it is a non-living part, it is non-living part of the cell। ठीक है ना, ठीक है ना, it is non-living part। दूसरा पार्ट लिखो, it is relatively thick, हाँ relatively मैंने सेल मेम्ब्रेन के अपेक्षा ऐसा नहीं, इतना मोटा नहीं होता है ना कि जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ हो, माने सेल मेम्ब्रेन की अपेक्षा उसके रिलेटिव में मोटा होता है। इट इज रिलेटिवली थिक एंड रिजिड। कहाँ होता है बेटा? इट इज थिक एंड रिजिड, ये बने कड़ा। देखो एनिमल सेल और ये प्लांट सेल, इसका फोटो ड्रॉ कर लेगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल का फोटो ड्रॉ कर लेगा। ठीक है, लिखो फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, पहला इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ प्लांट सेल। कब नहीं करेगा कोई? बेटा उसको देखो, कब नहीं करना है। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ ए प्लांट सेल, determine the shape of the plant cell। दूसरा, it prevents, prevent तो रोकना, it prevents the drying up of the cell, DRY मैंने किसी भी सेल को सूखने से मदद करता है बेटा। अगर ये लेयर नहीं रहेगा तो बहुत सारा सेल, धूप क्या रहता है बेटा, ऐसे धूप का है। पेड़ पौधा गर्मी में, हम लोग तो रौदा में घर में एसी में चले जाते हैं ना, क्या पंखा में चले जाते हैं ना, तो एक पेड़ क्या कमर के चल जाएगा एसी में, तो रौदा में जाना है ना, तो ऊपर उसके ऊपर लेयर नहीं रहेगा, तो उसके जो जिंदा सेल है सूख जाएंगे ना, बेचारे मर जाएंगे ना। जैसे अभी देखो सोना में रौदा में रहेगी तो सूख के क्या हो जाएगी, लकड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या करें, घर में कूलर खरीद लिए बेचारी, है ना, कि कूलर में रह रही है क्या, इसलिए। लेकिन पेड़ पौधा क्या करेगा, कूलर खरीदेगा, रौदा में रहता है। तो ये जो सेल वाल है उसको बचाता है सूखने से, ताकि सेल वाल ना सूखे और वो भी जिंदा रहे। तो भाई प्रिवेंट रोकना, ड्राइंग अप एक साथ बेटा, एक साथ, दूर नहीं, ड्राइंग अप ऑफ द सेल। तीसरा, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It protects the plasma membrane and internal structure of the cell। नहीं आता तो पूछो, चले ऐसे ही। It protects the plasma membrane and internal structure of the cell। It protects the plasma membrane and internal structure of the cell। ठीक है, इन सेल नहीं लिखो, ऑफ द प्लांट सेल लिखो, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ऑफ द सेल नहीं लिखो, ऑफ द प्लांट सेल। अगला, इट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ
इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट में आवागमन, इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज within and within the cell. Exit out. It prevent the cytoplasm. अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट नंबर देके लिखोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर लेके लिखोगे. It prevent the cytoplasm. It prevent the cytoplasm to becoming dilute. अरे डाइल्यूट समझते हो? डाइल्यूट देखो, डाइल्यूट एक वर्ड का सवाल होता है बेटा, फीका. क्या होगा? जैसे ज्यादा पानी हो जाएगा तो फीका हो जाएगा ना. साइटोप्लाज्म अगर ढेर बड़ी पानी मिल जाए तो फीका हो जाएगा, तो इसका काम गड़बड़ा जाएगा, कंपोजिशन खराब हो जाएगा. तो इससे भी रोकने का काम करता है. अगले को प्रोटोप्लाज्म, ये फोटो ड्रॉ कर लेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का. एनसीईआरटी बढ़िया फोटो होगा बेटा, ये फोटो ड्रॉ नहीं करोगे, ये फोटो ठीक नहीं है. ठीक है, एनसीईआरटी किताब निकालो, एनसीईआरटी में बढ़िया बढ़िया जो है फोटो सेल होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का. दिस इज नॉट गुड. सेल स्टेटमेंट निकालो. ये प्लांट सेल है. कौन सेल है? एनिमल सेल दिया है, ये एनिमल सेल है. ठीक है, फोटो ड्रॉ कर लोगे. ये एनिमल सेल और वो प्लांट सेल, लेकिन जनरली पूरे फूल पार दिया है, ऐसा होता है ना. एनिमल सेल और प्लांट सेल ऐसा फोटो पार लोगे और मेन इसका लेवलिंग कर लोगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बाहर वाला कवर हो गया. देखो बीच में सेंट्रियोल हो गया. क्या हो गया? सेंट्रियोल. लाइसोसोम, इस सबका अपना फंक्शन है. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है. माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और यहीं पे एनर्जी का फंक्शन होता है. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ भी रफ हो है ना, चाहे स्मूथ हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं. रफ ईआर या स्मूथ ईआर, ये दोनों काम क्या करता है पता है? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल कहते हैं. ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल. साइटोप्लाज्म, ये जीव बेटा सभी को फैलाए हुए रखता है. न्यूक्लियस, ये पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. न्यूक्लियर इन्वेलप, उसके ऊपर एक कवर होता है बेटा. स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस, ये सब इसके क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है. इसके सब अलग अलग काम होते हैं, है ना. ठीक है. अच्छा, एक चीज और तुमको नहीं बताया अभी तक, देखो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें देखो दिया हुआ है ना. तो क्या करते हैं, देखो बहुत सारा सेल होते हैं. अभी मैंने बताया ना कि सेल में बीच में न्यूक्लियस होता है. मैं बताया इधर देखो जी, सेल में क्या होते हैं? बीच में न्यूक्लियस होते हैं. लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, है ना. माने वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह डेवलप, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. और जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह डेवलप होते हैं उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, है ना. देखो तो बेटा, देखो ये छूट गया है. प्रोटोप्लाज्म काटो पहले. देखो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, सेल आर ऑफ टू टाइप्स. सेल आर ऑफ टू टाइप्स. पहला प्रोकैरियोटिक सेल. देखो स्पेलिंग देखो, PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल पहला नंबर में और दूसरा नंबर में यूकैरियोटिक सेल. बड़ी यूकैरियोटिक, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल लेके दो. प्रोकैरियोटिक सेल लिख दो. देखो the cell in which
nucleus is not fully developed. The cell in which nucleus is not fully developed. Not fully developed is called prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Eukaryotic cell लिख रहा है बेटा. देखो the cell in which nucleus is fully developed. The cell in which nucleus is fully developed. ये होगा ठीक है, ये लिविंग अब आगे पढ़ाई करेगा. सीधे कैसे बोलोगे? The cell in which nucleus is fully developed is called eukaryotic cell. Eukaryotic cell. देखो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. देखो मैं बताता हूँ, देख के इसको लिख लेना. देखो प्रोकैरियोटिक सेल में का साइज 1 से 10 माइक्रोन मीटर के बीच में होता है. कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोन मीटर. हम बताया था ना, इसको माइक्रोन पढ़ते हैं बेटा. या ऐसे करके जो हम लिखे ना, इसको माइक्रोन पढ़ते हैं. कुछ पढ़ते हैं. और 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना? 10⁻⁻⁶ मीटर. पता ना माइक्रोन मीटर बराबर. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसका साइज 1 से 10 माइक्रोन मीटर के बीच में होगा. लेकिन है ना, ये जो यूकैरियोटिक सेल होगा जनरली 5 से 100 माइक्रोन मीटर से या उससे ज़्यादा होगा. है ना. इसमें न्यूक्लियर होता नहीं है ना. इसमें न्यूक्लियर डेवलप नहीं होते हैं, उसमें डेवलप्ड होते हैं. ठीक है. और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं. क्या होते हैं? अच्छा, क्रोमोसोम समझते हो? क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं. क्या होते हैं? सेल में एक धागा जैसा रचना है ना. धागा जैसा थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है सेल में, उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. ठीक है. ह्यूमन बॉडी के एक सेल में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा. कहता है कहा ह्यूमन बॉडी के सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं. तो एक पेयर में कितने बेटा? 2 गो पेयर बने. जोड़ा, एक जोड़ा में 2 गो. तो 23 गुना 2 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. क्या क्रोमोसोम्स होते हैं? आगे जाके पढ़ोगे अभी. तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होता है. लेकिन 22 पेयर नॉर्मल क्रोमोसोम्स होगा. 22 पेयर ध्यान देखे थे. 22 पेयर क्या होते हैं? नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं. और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स. अब देखो इस सब रिप्रोडक्शन चैप्टर में आगे पढ़ोगे या पढ़ोगे. जैसे एक आदमी है, मैन है बेटा. ये मैन है ना, और ये वुमन. तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स मैन में भी होगा, 23 पेयर क्रोमोसोम्स वुमन में भी होगा. समझ आ गया? तो मैन में जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं है ना, ये होता है XY. क्या होता है? उस क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया है X एंड Y. लेकिन लेडीज में माने वुमेन में जो क्रोमोसोम होते हैं XX ही होता है बेटा. वुमेन में XY क्रोमोसोम. हाँ. और जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवम का, उसी के तरह क्रोमोसोम्स होगा. तो देखो X और X, अगर इस क्रोमोसोम्स में X और ये X मिलेगा तो XX मिलेगा, तो लड़की पैदा हो जाएगी. फिर पैदा हो जाएगी. इस X के साथ मिलेगा तो भी XX होगा, उस समय भी लड़की पैदा हो जाएगी. ये बाई इस X के से फर्टिलाइज हो जाएगा तो ए बाई X तो लड़का पैदा होगा. और ये बाई इस X से मिलेगा तो लड़का पैदा. तो मैं बार बार ये साइंस ने खोज निकाला कि लड़का या लड़की किसी को अगर होता है, किसी एक दंपति को माने कपल्स को, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मैन जिम्मेदार होता है. लड़कियां जिम्मेदार लड़के पैदा करने के लिए नहीं होती है. अगर किसी को लड़की डायरेक्टली हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैन रिस्पॉन्सिबल है, वुमेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो खैर इसमें बाद में चलेंगे. तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं. इसके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन सेल पेरिफेरल सब क्या होते हैं? फुली डेवलप्ड. तो आगे जाके बताएंगे एनिमल सेल, प्लांट सेल का इसमें फोटो ड्रॉ कर लेना है ना. फोटो प्लांट लिख रहे हैं तो आवाज कम करो थोड़ा.
देखो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, कहाँ देता क्या all the component of a cell, all the component of a cell, including the cell membrane, देखो all the components of a cell, including the cell membrane, is called protoplasm. ठीक है यार? ध्यान सुनो रे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहा था ना, इसके पहले बताया था ना, जीव तरफ होता है पूरा सिस्टम को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इक्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब आपस में असेल ऑर्गेनल्स पूरे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ताकि साइटोप्लाज्म में सब सेल ऑर्गेनल्स हलाए रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है लिक्विड, उसमें न्यूक्लियस का ये पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? पूरे आपस में कंबाइन होकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। तो देखो लिखा ना, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल including माने मिला हुआ, including the cell membrane is called protoplasm. अगला पॉइंट देख लीजिए इसी में, प्रोटोप्लाज्म इज कलरलेस, प्रोटोप्लाज्म इज कलरलेस, कलर्स में रंगहीन, कॉमा जेली लाइक, कॉमा विस्कस, VISCOUS। अच्छा विस्कस का मतलब समझते हो बेटा? चिपकने वाला, नहीं अगर लिख लो क्या होता है? चिपचिपा, विस्कस, चिपचिपा, विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, विस्कस सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड समझते हो? फ्लूइड मतलब लिक्विड, फ्लूइड माने लिक्विड या गैस दोनों को फ्लूइड कहते हैं। तो जो लिक्विड से नहीं, आधा लिक्विड आधा सॉलिड, ऐसा सब्सटेंस को सेमी फ्लूइड कहेंगे, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। अगर देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखो साइटोप्लाज्म, देखो द लिक्विड present in the cell, the liquid present in the cell and which cell organelles float, the liquid present in the cell in which cell organelles float, cell organelles ORGANELLS, cell organ float or remains, FLOAT, float or remains, cell organs float or remains is called cytoplasm, is called cytoplasm। तो इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ये टिपिकल एनिमल सेल ये है ना? टिपिकल एनिमल सेल इस फोटो पर होंगे। टिपिकल माने जनरली जो चर्चा में आता है ना, तो टिपिकल एनिमल सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के देखो फर्क अधिक कर लेगा, यूकैरियोटिक सेल का अधिक करेगा। ठीक, ये फोटो पर आएगा, दे लेंस में फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक सेल फोटो पर आएगा, यूकैरियोटिक सेल का फोटो पारेगा, कोई दिक्कत? और ये फोटो पारेगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें है ये टिपिकल एनिमल सेल ये होता है बेटा, ये फोटो पारेगा, ये अच्छा है। और सभी लेबलिंग डायग्राम के साथ ये फोटो ड्रॉ करेगा। और इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का भी फोटो ड्रॉ करना है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता है, ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियर डेवलप होता है। टिपिकल प्लांट सेल का भी फोटो इसमें होगा, है ना? ठीक, इसके आगे कल पढ़ के आना बेटा, है ना? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, के बारे में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ के आना। सेल ऑर्गेनल्स में क्या है? देखो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कोशिकांग क्या होते हैं? छलाए रहते हैं और वो अपना काम को बराबर करते हैं। ये सब कौन कौन है? सबसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसका जनरली मैं बता देता हूँ, ये नीचे क्लास में पढ़ाए होंगे, जब सेल पढ़ाए होंगे ना क्लास 8 में, तो हम बताए होंगे। 7 में सेल पढ़ाए, क्लास 8 में भी सेल पढ़ाए हैं, या क्लास 8 में सेल पढ़ाएंगे हम, नहीं पढ़ाए होंगे ना क्लास 8 में।
तो इस सेल में पढ़ने का है। तो ये 8 का चैप्टर 9 का चैप्टर दोनों का कंप्लीट हो गया बेटा। सेल में क्या होगा? सेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्टेशन का काम है। क्या काम करने का है? ये कल आगे इसको बताएंगे कि 2 प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 प्रकार के, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ माने चिकना, रफ माने टुकड़ा। दूसरा राइबोसोम है बेटा, सब क्लास 8 में पढ़ने का भी है। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। कौन? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लाखों बार बता चुके हैं। ये सेलुलर एक्सप्रेशन करने का काम करता है और यही एनर्जी का निर्माण एटीपी के फॉर्म में होता है। कौन फॉर्म में होता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एटीपी का एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। गोल्जी बॉडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना? गोल्जी बॉडी भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। इसका जब पहला जो है डिस्कवर किया गया कैमेलियो गोल्जी के द्वारा, इसलिए इसका नाम है गोल्जी बॉडी या कोई इसको गोल्जी अपरेटस भी नाम से। और ये अगला जो प्लास्टिड्स, देखो इधर ये प्लास्टिड्स, इसके बारे में जानता होगा पहले भी। प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड जो देख रहे हैं बेटा, ये प्लास्टिड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कहीं पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। अब प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। समझ होता है? और ये एनिमल सेल में पाए क्रोमोप्लास्ट के कारण देखते हो पेड़ पौधे में रंग पत्ते अति फूल रंगीन होते हैं। और रंगीन अति होता है उसमें, है ना? कलर पिगमेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके कारण पेड़ पौधा का पत्ता क्या होता है। और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसके कारण जड़ क्या होता है? उजला होता है। तो ये प्लास्टिड्स 3 प्रकार के आगे जाके पढ़ा होगा। तो दे रहेगा फिर 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बाद कारण फूल और फल जो रंगीन होते हैं ना, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। पत्ता हरे होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं। और जड़ उड़ जो होता है उजला होता है ना, कलरलेस, वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। कि लाइसोसोम के बारे में पढ़ के आना, पढ़ा रहोगे तो जल्दी से समझ में आएगा। लाइसोसोम क्या है? इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों सुसाइडल बैग? पता है? देखो इधर, अगर लाइसोसोम में खराबी आ गई या किसी प्रकार का त्रुटि आ गई तो क्या होता है? इसका काम है, इसका सुनो अल्लाह नहीं करेगा। लाइसोसोम का क्या काम है? जैसे बहुत सारा हम लोग जिंदा है ना, तो सेल्स बनते हैं तो सेल्स मरते भी हैं। अरे सेल्स हम लोग बन रहे हैं ना, तो सेल्स मर भी रहे हैं। जैसे आदमी जिंदा हो रहा है ना, तो आदमी मर भी रहा है। दूसरा हमारे शरीर में सेल्स भी हैं। सेल्स अगर जन्म ले रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो नए पुराने सेल्स खत्म भी हो रहे हैं। ठीक है? और वही जो सेल्स खत्म हो रहे हैं, जो नाखून बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहा है, वो डेड सेल्स जो बढ़ते हैं ना, उसी सेल्स का डेड सेल्स जो है नाखून बढ़ने में और जो शरीर के फालतू चीज बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये जो डेड सेल्स जो बनते हैं, इसको ईट करता है, खाने का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या काम है? सेल में डेड सेल्स को खाने का काम और हमको बचाने का काम करता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का तुम्हारा खराबी हो गया तो ये डेड सेल्स के बजाय जिंदा सेल को भी खाने लग जाता है। और जब जिंदा सेल को ही खाने लगेगा तो आदमी अपने मर जाएगा। इसलिए सुसाइडल बैग भी के नाम से भी, आत्महत्या के थैली के नाम से जानते हैं लाइसोसोम को। क्या रहेगा? आत्महत्या की थैली क्या होता है? लाइसोसोम। कहेगी वो जिंदा सेल को भी खाने लगेगा अगर किसी प्रकार का परेशानी हुआ तो। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोस्टमैन के नाम से कहते हैं, सेल का पोस्टमैन। वो सामान को हर चीज को ढोने वाला काम करता है। प्लास्टिड तो सिर्फ प्लांट से पाया जाता है। सेंट्रियोज, है ना? इसका काम भी अलग अलग है। इसके बाद साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन तो अलग चीज है। बैकुल्स, देखो बैकुल्स होते हैं एनिमल में, कुछ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटा। लेकिन पेड़ पौधे में जो बैकुल्स, पेड़ पौधे सेल वाले सेल में ये बैकुल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। बैकुल्स मैंने एक प्रकार का गड्ढा। तो ये सब न्यूक्लियस के बारे में लंबा चौड़ा बताया। न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एक केंद्रक होता है, उसे निकोलोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? वो देखा सबने। अब ये डिटेल रूप में क्रोमोसोम्स के बारे में दिया है। क्रोमोसोम्स भी बताए थे कौन कौन टाइप का होता है, विशेष रूप से इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है? तब ये चैप्टर प्रोकैरियोटिक सेल और ये अपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स किसका काम है, ये सब घर से पढ़ के आओगे। तुम्हारे काम की चीज़ इतना है और ये बहुत काम का चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो दिक्कत ठीक। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं।